हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 4 को हम जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम इसकी एक वीडियो पहले भी डाल चुके हैं जिसमें हम वेव और पार्टिकल के बीच के फ़र्क को बता दिया है मैंने। आज मैं आपको बताऊंगा इस एडवांस क्वांटम केमिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के बारे में और डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में। तो चलिए चलते हैं। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं या तो वो वेव होती हैं या पार्टिकल होती हैं। ठीक है, हमारे आसपास जैसे लाइट है वो एक वेव हम मानते हैं उसको, साउंड है उसको वेव मानते हैं। ठीक है, और हमारे आसपास जो भी जैसे फर्नीचर है, टीवी है, फ़ोन है, आप खुद हैं, हम ये सब कैसे हैं, पार्टिकल हैं। तो वेव कहते हैं उसको जिसको हम स्पेस में लोकेट नहीं कर सकते। वेव कहते हैं उसको जिसको आप बता नहीं सकते कि वो स्पेस में किस जगह पे है। और पार्टिकल कहते हैं हम उसको जिसको आप बता सकते हो कि वो स्पेस में कहाँ पर है। आप बता सकते हो कि आपकी पेन कहाँ पे रखी है तो वो एक पार्टिकल है। आप बता सकते हो कि आपकी कुर्सी कहाँ पर है तो वो एक पार्टिकल है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना आप। अब हमारे आसपास जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े ख़ास होते हैं। हम अपने आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक जो बड़े होते हैं साइज में, जिनको आप देख सकते हो, ठीक है, उनको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जैसे कि आपके पास जो कार है, जो बॉल है, जो एरोप्लेन है, जो कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति है, हम सब कैसे हैं, हमारे आसपास सारी चीज़ें कैसी हैं, मैक्रोस्कोपिक हैं। इसके अलावा जो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हम यहाँ पे बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स, यानी कि समझ लीजिए 1 nm से भी जिनका साइज छोटा होगा, ऐसे पार्टिकल्स। तो जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं। और हमारे आसपास जो बड़ी चीज़ें हैं उनको हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। जैसे कि कार है, बस है, ठीक है, हम हैं, हमारे आसपास अगर फर्नीचर रखा है तो वो है, बॉटल है, फ़ोन है, ये सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। अब अगर हमें क्या करना है, अगर हमें किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को स्टडी करना है, अगर हमें किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को क्या करना है, अगर हमें किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को स्टडी करना है, पढ़ना है, आपको किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को पढ़ना है, उसके बिहेवियर को समझना है। स्टडी करना मतलब उसके बिहेवियर को समझना है, बिहेवियर मतलब कि जैसे भाई एक आदमी है, वो दौड़ रहा है, ठीक है, ये 100 मीटर यहाँ दौड़ के पहुँचा है, ठीक है ना, तो ये 100 मीटर यहाँ दौड़ के पहुँचा है। अब मान लो कि मुझे इसका टाइम मालूम चल गया कि ये 100 मीटर पहुँचने में 10 सेकंड लगा रहा है। तो यानी कि आपको टाइम मालूम है, आपको डिस्टेंस मालूम है, तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। इसी को बिहेवियर कहा गया है। ठीक है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को निकाल सकते हो, आप उसके एक्सेलरेशन को निकाल सकते हो, आप उसकी वेलोसिटी को निकाल सकते हो, आप उसके मास को भी इवन कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको बाकी डेटा दे रखा है तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के यदि हमें बिहेवियर को स्टडी करना होता है तो उसको स्टडी करने के लिए हम जो फिजिक्स लगाते हैं, हम जो गणित लगाते हैं, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को स्टडी करते हैं। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जब एटम के चारों ओर एटम में घूम रहा है, जैसे कि हमारे लाइट है उसमें जो फोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, हाई एनर्जी के कोई इलेक्ट्रॉन्स है, हाई एनर्जी का कोई एटम है, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहलाते हैं, उनके बिहेवियर को आप कैसे स्टडी करेंगे। तो उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये वाली गणित, ये वाली फिजिक्स काम नहीं आती है जो आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं क्वांटम साइंस। हम थोड़ा अलग ही तरह की यहाँ पे मैथ्स लगाएंगे, अलग ही तरह की यहाँ पे हम फिजिक्स लगाएंगे, अलग ही तरह के फंडे लगाएंगे, अलग ही चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। होंगी वो जुड़ी हुई तो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स से ही होंगी, लेकिन थोड़ा सा ये अलग होते हैं, तो इनको अलग तरीके से एकदम डिफरेंटली स्टडी किया जाता है। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं
उनको स्टडी करने के लिए, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम जिस साइंस को पढ़ते हैं, हम जिस फिजिक्स को पढ़ते हैं, जिस साइंस को पढ़ते हैं, उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अब हम डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा इस पूरे चैप्टर में फोकस रहेगा बेचारा इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के अंदर शांति से घूम रहा है। हम इस इलेक्ट्रॉन को या फिर हम कोई बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लेंगे और उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे, उसकी एनर्जी को स्टडी करेंगे, उसके होने की संभावना को कैसे निकालना है उसको स्टडी करेंगे, उसके पोजीशन को स्टडी करेंगे, उसके मोमेंटम को स्टडी करेंगे। तो ये सब करने के लिए हम जिस साइंस को पढ़ेंगे वो है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जब ये मोशन करता है तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, जब ये मोशन करता है तो ये एक वेव की तरह बन जाता है ये एक क्या, ये एक पार्टिकल है। लेकिन जब ये गति करता है, जब ये हिलता डुलता है, गति करता है, भागता है, तो ये किसकी तरह बन जाता है, वेव की तरह बन जाता है। इसका मतलब ये है कि यार कोई मैटर इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ही बात नहीं की जा रही है, आपकी बात भी की जा रही है, एक बहुत तेज़ी से उड़ते हुए जेट की बात भी की जा रही है, और एक स्लोली चलते हुए उड़ते हुए मच्छर की बात भी की जा रही है कि हमारे आसपास जो भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, हमारे आसपास जो भी मोशन कर रहा है वो चीज़ वेव हो सकती है, उसमें वेव का कैरेक्टर भी हो सकता है। ऐसा कहा है डी ब्रॉगली ने। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो डी ब्रॉगली आता है, वो ये कहता है कि अपना नज़रिया बदलो, इस संसार में कोई चीज़ पार्टिकल और कोई चीज़ वेव नहीं होती है। इस संसार में हर चीज़ के अंदर पार्टिकल गुण भी होता है और वेव का गुण भी होता है। मतलब कि आपके सामने रखी हुई चेयर, अगर आपको अभी पार्टिकल दिख रही है, लेकिन अगर आप इसको किसी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति को मतलब जिसके पास एकदम बहुत ज़्यादा शक्ति हो, उसको ये चेयर दे दो और फेंकने के लिए कहो अंतरिक्ष में, और उसने मतलब ये समझ लो कि कोई हल्क है, उसने फेंक दिया, तो ये जो आपकी चेयर है इसमें वेव का कैरेक्टर भी आ जाएगा, ये वेव भी बन जाएगी। तो ये डी ब्रॉगली कहता है कि इस संसार में जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, जो भी सब्सटेंस आपके पास है, उसमें दोनों ही कैरेक्टर होते हैं। उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है और उसमें वेव कैरेक्टर भी होता है। पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है और क्या होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है। यानी कि कोई भी संसार में चीज़ पार्टिकल भी हो सकती है, वेव भी हो सकती है। ठीक है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, आप अपने अगल बगल चीज़ों को अभी पार्टिकल देख रहे हो, लेकिन अगर आप बहुत बहुत दूर से देखोगे तो आप जानते हो कि धरती कितनी तेज़ घूम रही है, आप जानते हो कि ये अंतरिक्ष कितनी तेज़ फैल रहा है। तो अगर आप बहुत दूर से देखोगे तो हो सकता है कि ये आपको एक कण के समान दिखाई दे, और थोड़ा दूर से देखोगे तो ये कण इतना तेज़ी से गति करता हुआ दिखाई देगा कि ये वेव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पार्टिकल क्या हो सकते हैं, वेव हो सकते हैं। जैसे एक आदमी के अंदर दोनों ही गुण होते हैं, आदमी या औरत दोनों के अंदर। अगर एक आदमी है तो उसके अंदर महिलाओं का हार्मोन भी होता है, फीमेल हार्मोन भी होता है। ठीक है, और उसमें मेल हार्मोन भी होता है। हर बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन भी होते हैं, मेल हार्मोन भी होते हैं। लेकिन अगर मेल हार्मोन ज़्यादा है तो वो मेल हो जाएगा, और फीमेल हार्मोन ज़्यादा है तो वो फीमेल हो जाएगा। तो बस यही डी ब्रॉगली भी कहता है कि हर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, डी ब्रॉगली क्या कहता है, तो डी ब्रॉगली कह रहा है कि हर चीज़ के अंदर क्या है, दोनों ही कैरेक्टर हैं। उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी है और उसके अंदर वेव कैरेक्टर भी है। लेकिन जो कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसके हिसाब से उसका नेचर तय होता है। मतलब हमारे आसपास हर चीज़ पार्टिकल भी है और उसमें वेव भी जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें पार्टिकल कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए हमें वो चीज़ें कैसी दिख रही हैं, पार्टिकल की तरह दिख रही हैं। तो अब डी ब्रॉगली का क्या कहना है, तो डी ब्रॉगली का कहना है कि यार हर चीज़, हर सब्सटेंस में पार्टिकल, हर सब्सटेंस में वेव कैरेक्टर भी होता है, ठीक है, और पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वो चीज़ पार्टिकल ज़्यादा है तो वेव कम होगी, और वेव ज़्यादा है तो पार्टिकल कम होगी। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ वेव है, ज़्यादा उसमें वेव का कैरेक्टर है तो वो वेव हो जाएगी, उसमें पार्टिकल कैरेक्टर कम हो जाएगा। और अगर उसमें पार्टिकल का कैरेक्टर ज़्यादा है और वेव का कैरेक्टर कम है तो वो पार्टिकल की तरह दिखाई देगी,
पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी और उसको पढ़ने के लिए पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि जो वेव कैरेक्टर होता है, वेव के कैरेक्टर को बताने के लिए हम जिस टर्म का यूज़ करते हैं वो है वेव लेंथ, ठीक है। भैया ये वेव है कि नहीं है, उसको बताने के लिए हम जिस टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं वो है वेव लेंथ, ठीक है। और अगर कोई चीज़ पार्टिकल है तो उसको बताने के लिए हम कौन से टर्म का प्रयोग करेंगे। अगर कोई चीज़ पार्टिकल है तो वो पार्टिकल है तो भैया आप कौन सा टर्म यूज़ करोगे उसके लिए, तो मैथमेटिकली कौन सा टर्म यूज़ करोगे, तो आंसर है मोमेंटम। इस संसार में अगर कोई चीज़ पार्टिकल है तो उसमें मोमेंटम होता है, यानी कि उसके अंदर किसी को धकेलने की शक्ति होती है, बस ये समझ लो। तो अगर मैं पार्टिकल हूँ तो मैं किसी चीज़ को धकेल सकता हूँ, मैं कॉपी को धकेल सकता हूँ, मैं टेबल को धकेल सकता हूँ, ठीक है। तो पार्टिकल के अंदर धकेलने की शक्ति होती है। तो पार्टिकल को दर्शाने वाला जो मैथमेटिकल टर्म होता है वो होता है मोमेंटम, ठीक है। तो पार्टिकल को दर्शाने वाला मैथमेटिकल टर्म क्या होता है, मोमेंटम। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पी फॉर पार्टिकल, और फिर उसी हिसाब से मोमेंटम आ गया। अच्छा, वेव के लिए कौन सा सिंबल हो गया, वेव के लिए कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं, मतलब वेव बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेव लेंथ। और पार्टिकल को बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पार्टिकल को बताने के लिए यूज़ करते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो ये बात को हमने ध्यान रखना है। अब भाई तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेव कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल कम होगा, पार्टिकल ज़्यादा है तो वेव ज़्यादा होगा, ठीक है। वेव पार्टिकल कम है तो वेव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो फिर यहाँ पे हम एक कांस्टेंट दे देते हैं एच, इसको प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। ये हमारा एच क्या है, दिस एच इज़ अ प्लांक कांस्टेंट, ये एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है। तो आप देख लो, ठीक है, ये आप देख लो इस चीज़ को कितना आसान है। वो बोल रहा है कि भाई हर सब्सटेंस के अंदर दोनों ही कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं और एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर लड़कियों वाले हार्मोन भी हैं, लड़कों वाले हार्मोन भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा है उसके हिसाब से उसका नेचर तय होता है। तो वैसे ही ये भी कह रहा है कि हर सब्सटेंस में वेव का गुण भी है और पार्टिकल का गुण भी है, लेकिन जो गुण ज़्यादा है उसके हिसाब से उस पदार्थ का, उस सब्सटेंस का भविष्य तय होता है, उसको पढ़ा जाता है, उसके बिहेवियर को समझा जाता है, ठीक है। अब ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट लगा दिया। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो रट लो इसको, 6.6 × 10⁻34, ठीक है, -34 जूल सेकेंड के आसपास होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हमारा हो गया प्लांक कांस्टेंट। इसके बाद हम भाई इसको लिखेंगे H = लैम्डा = H/, ये मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम एक फोर्स है, एक तरह का बल है, ठीक है, धकेलने की शक्ति है जो उसके किसी वस्तु के मास और उसके वेलोसिटी से बनती है। अब मैं किसी चीज़ को धकेलूँगा तो यार मैं उसको कितना धकेल पाऊँगा, ये मेरे मास के ऊपर और मैं कितना वेलोसिटी मेरे अंदर आ रही है, कितनी मेरे अंदर स्पीड आ रही है, उससे उस धकेलने की शक्ति तय होती है। तो मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये हमारा लैम्डा = क्या आ गया, H/mv। यही हमारा क्या है, डी ब्रॉगली की इक्वेशन है। चलिए हमने आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन समझा दी है। डी ब्रॉगली इक्वेशन का महत्व क्या है भाई, डी ब्रॉगली इक्वेशन का बहुत सिंपल सा महत्व ये है कि हम उससे किसी भी पार्टिकल में वेव कैरेक्टर पता कर सकते हैं। हम उससे किसी भी पार्टिकल में वेव कैरेक्टर पता कर सकते हैं। अगर मुझे पार्टिकल का क्या दे दिया जाए, अगर मुझे पार्टिकल का मास दे दिया जाए कि भैया उसका मास क्या है और उसकी स्पीड क्या है, अगर ये मुझे दे दिया जाएगा तो फिर उस पार्टिकल का कितना उसका वेवलेंथ होगा इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा। अगर उसका वेवलेंथ मेजरेबल होगा, अगर उसका वेवलेंथ मेजरेबल है, यानी कि वो उसकी कोई ख़ास वैल्यू है, ठीक है, तो वो पार्टिकल आपका वेव हो जाएगा, उसके साथ वेव जुड़ी होगी, ठीक है। और इस तरह की वेव को जो पार्टिकल के हिसाब से बताई जाती है उसको हम कहते हैं, ध्यान रखिए, इस तरह की वेव जो पार्टिकल के हिसाब से बताई जाती है उसको कहते हैं हम मैटर वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इसमें क्या होता है, इसका अपना अच्छा खासा, अगर हम इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है और इलेक्ट्रॉन की जो उसका मास है
उसको, जो एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, एटम में उसका जो मास होता है, अगर हम उसको इस डी ब्रॉगली की इक्वेशन में रखेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ मिलेगा वो वेवलेंथ हमें एक्सरे के आसपास मिलेगा। ठीक है, एक्स रेडिएशंस के आसपास मिलता है। यानी कि ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन है एक एटम के अंदर वो कैसा बन जाता है, वेव बन जाता है। और ये एक पार्टिकल है और ये वेव है, तो ये वेव कैसे कहलाएगी, ये वेव मैटर वेव कहलाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एक कैसा वेव लेता है, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा वेव है, मैटर वेव है। ठीक है, अब पूरा फंडा हमारा आगे चलेगा, इसको एक वेव मानते हुए इसको हम इस चैप्टर को आगे को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब फटाफट से डी ब्रॉगली की इक्वेशन डिराइव करते हैं, बहुत ही आसान है। तो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि डी ब्रॉगली की इक्वेशन कैसी है, इसको हम करेंगे अभी। तो मैं इसको आपको करा देता हूँ। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं हम। अब हम देखेंगे इसका डेरिवेशन हमारे सामने है। डी ब्रॉगली का डेरिवेशन करना बहुत ही आसान है इसका। इसके लिए सबसे पहले आइंस्टीन की इक्वेशन लिखेंगे, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ई एनर्जी है, एम मास डिफेक्ट है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ई एनर्जी है, एम का मतलब मास डिफेक्ट और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। कभी इस इक्वेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लाइट की स्पीड से नहीं चलता है, इसलिए सी को रिप्लेस कर देंगे वी से। सी को किससे रिप्लेस कर दिया, वी से रिप्लेस कर दिया। अब याद रखना कि हम इस पूरे चैप्टर में वी को ऐसे बनाएंगे, उसका कान घुमा के बनाएंगे ताकि वी और न्यू में हमारा फर्क हो जाए। ठीक है, तो सी को हमने वी से रिप्लेस कर दिया। अब हम बात करते हैं, हमारे पास है प्लांक की इक्वेशन। ठीक है, प्लांक की इक्वेशन क्या बोलती है, ई इक्वल टू एच न्यू बोलती है। तो पढ़ा होगा आपने, प्लांक की इक्वेशन बोलती है ई इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर आपका ई एनर्जी है, एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इन दोनों इस इक्वेशन को कंपेयर करो, चाहे एनर्जी ऐसे निकालो चाहे एनर्जी ऐसे निकालो, सेम ही तो आएगी। तो दोनों को हमने इक्वल कर लिया। अब न्यू जो होता है, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, उसका स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा के साथ, वेवलेंथ के साथ ये संबंध होता है। इसके बारे में भी कभी बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम इस बेसिक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम c इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रट लीजिए इसको, एकदम तोते की तरह रट लीजिए। तो हम यहाँ पे इस न्यू की जगह पे क्या लगा देंगे, c अपॉन लैम्डा लेके आ जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। और फिर से हम c को कैसे रिप्लेस कर देंगे, हम इस c को किससे रिप्लेस कर देंगे, v से रिप्लेस कर देंगे। तो v और v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे v बच जाएगा। तो ये एम वी हो गया, एच अपॉन लैम्डा हो गया, ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो जाएगा। तो ये हमारा डी ब्रॉगली की इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। जैसा जैसा मैंने बोला है वैसे वैसे आपने नोट्स बनाने हैं और ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है अगर कोई पूछेगा, तो डी ब्रॉगली का सिग्निफिकेंस ये है कि हम डी ब्रॉगली की हेल्प से, हम डी ब्रॉगली इक्वेशन की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं। हम डी ब्रॉगली इक्वेशन की हेल्प से अगर हमें किसी सब्सटेंस का, अगर हमें किसी पार्टिकल का मास दे रखा है, अगर हमें उसकी वेलोसिटी दी है, तो हम उसमें जो वेव एसोसिएटेड होगी, जो वेव उसके साथ जुड़ी होगी, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। तो थैंक यू, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम आगे बढ़ेंगे, वेव फंक्शन क्या है उसको समझेंगे, थोड़ा सा ऑपरेटर्स को टच करेंगे, ऑपरेटर्स को समझेंगे, फिर हम श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।